हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज हम करेंगे रेलेवेंस कंसेप्ट, जिसका ये मानना है कि डिविडेंड पॉलिसी जो है फर्म की वैल्यू को भी इफेक्ट करती है, शेयर होल्डर की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करती है। क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उनकी इमेज जो होती है शेयर होल्डर के अंदर अच्छी होती है, और जिससे क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म भी इन्हांस होती है और शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है। रेलेवेंस कंसेप्ट के अंदर दो थॉट्स हैं, एक वॉल्टर अप्रोच है, एक गॉर्डन अप्रोच है। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस है वो वॉल्टर अप्रोच के ऊपर ही रहेगा। वॉल्टर का ये मानना है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है ये हमेशा वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट करती है। वो कहते हैं कि फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और अगर आर जो है के से बड़ा है तो वो ग्रोथ फर्म होती है, और अगर आर जो है के से कम होता है तो वो डिक्लाइनिंग फर्म होती है। जिसके बेसिस पे जो कंपनी है डिविडेंड पॉलिसी का डिसीजन लेती है, जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है। और जो वॉल्टर का मॉडल है इसके कुछ अजम्पशंस भी हैं। अजम्पशन ये है कि एक तो कंपनी जो है इंटरनल फाइनेंसिंग का रूट यूज करती है। अगर कंपनी को फंड चाहिए वो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करती है और बाहर से कोई भी लोन वगैरह नहीं लेती। और यहाँ पे अजम्पशन ये लेती है कि जो रिटर्न है वो कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, और या तो 100% पे आउट है या 100% रिटेंशन है। अर्निंग पर शेयर जो है वो कांस्टेंट है और डिविडेंड पर शेयर भी कांस्टेंट है, और जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा है। वाल्टर का मॉडल जो है ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। अगर इंटरनल रेट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसको हम कहेंगे ग्रोथ फर्म है। इनकी वैल्यू पर शेयर तब मैक्सिमाइज होएंगी अगर ये सारी की सारी अर्निंग जो है रिटेन करती है, कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करती। नॉर्मल फॉर्म जो होती है वहां पे जो आर की वैल्यू है वो के बराबर होती है। इंटरनल रेट जो है दैट इज इक्वल टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है कि चाहे डिविडेंड दे चाहे ना दे, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहती है। डिक्लाइनिंग फर्म जो होती है वहां पे जो इंटरनल रेट है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेस होता है। उस सिचुएशन के अंदर वैल्यू ऑफ द शेयर तब मैक्सिमम होती है जब कंपनी सारा का सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। वॉल्टर ने एक फार्मूला भी दिया है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। दैट इज P0 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय KE माइनस G। P का मतलब होता है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, D का मतलब होता है इनिशियल डिविडेंड पर शेयर, KE जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, G जो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिविडेंड हमारा हर साल इतना इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो फार्मूला मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है, यहाँ पे P इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय के। डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, के का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्लस ब्रैकेट के अंदर आर जो है, आर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रैकेट के अंदर ई दिया हुआ है, ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, डी माइनस डी, डी का मतलब है डिविडेंड पर शेयर, डिवाइडेड बाय के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। फिर उसके बाद हमने सबको डिवाइड किया है के साथ। अब इसी को ही हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 10% है, अर्निंग पर शेयर जो है ₹50 है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो उसने हमें 3 सिचुएशंस दी हैं। 12%, अगर फर्स्ट सिचुएशन 12% है, सेकेंड सिचुएशन 8% है, थर्ड सिचुएशन जो है 10% है। उसके बाद उन्होंने डिविडेंड पे आउट रेशियो भी दिया है। जैसे फर्स्ट जो है जिसके अंदर हम जीरो कोई डिविडेंड नहीं पे कर रहे, सेकेंड के अंदर हम 20% डिविडेंड पे कर रहे हैं, 80% रिटेन कर रहे हैं, थर्ड के अंदर हम 40% डिविडेंड दे रहे हैं, 60% रिटेन कर रहे हैं, फोर्थ के अंदर हम 60% डिविडेंड दे रहे हैं, 40% रिटेन कर रहे हैं, फिफ्थ के अंदर हम 80% डिविडेंड दे रहे हैं और 20% रिटेन कर रहे हैं, सिक्स के अंदर क्या है कि हम सारा का सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर हम रिटेंशन कुछ भी नहीं है।
फर्स्ट सिचुएशन जो है यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न जो है 12% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 10% है। इसको मैंने 3 सिचुएशंस के अंदर एक्सप्लेन किया है, जब डिविडेंड पे आउट रेशो 0 है, जब डिविडेंड पे आउट रेशो 20 है, जब डिविडेंड पे आउट रेशो 100% है। फर्स्ट हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, हम फार्मूले के अंदर जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं, वहां पे हमारी जो वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाती है। जब हमको कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे तो उसकी वैल्यू जो है 600 है। सेकेंड सिचुएशन के अंदर क्या है कि हम डिविडेंड जो है 50% जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 20% है, 80% हम रिटेन करें, 50 का 20% हो गया है 10 रुपीज, तो 50 के अंदर से हम 10 जो है डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो जब हम फार्मूले के अंदर वैल्यूज डालते हैं तो वहां पे वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाती है 580। इसी तरह जैसे जैसे डिविडेंड का रेशियो बढ़ता जाएगा वैल्यू ऑफ द शेयर कम होती जाएगी। जब हमने पूरा का पूरा जो है 50 का 50 जो है डिविडेंड दे दिया, उस वक्त जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो 500 है। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि ये फर्म जो है ग्रोथ फर्म है, ये ग्रोइंग फर्म है, इसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हैं, ये ज्यादा मतलब इसको रिटर्न मिल रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर इसको तभी बेनिफिट है, तभी वैल्यू ऑफ द फर्म इनहांस होगी, तभी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम होगी जब ये 100% रिटेन रखती है, जब ये कोई डिविडेंड पे नहीं करती, तभी वैल्यू ऑफ द फर्म जो होती है, जब तभी वैल्यू ऑफ द शेयर जो होती है मैक्सिमम होती है। सेकेंड सिचुएशन है यहाँ पे आर की वैल्यू जो 8% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी 10% है। यहाँ पे आर की वैल्यू जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेस है। अब यहाँ पे भी मैंने 3 सिचुएशंस ली हैं, 0% है जब डिविडेंड पे आउट, सेकेंड सिचुएशन है जब डिविडेंड पे आउट 20% है, थर्ड सिचुएशन जो है जिसके अंदर डिविडेंड पे आउट जो है 100% है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जब हम कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो पी की वैल्यू जो है ₹400 आ जाती है। जब 20% जब 50 का 20% 10 रुपीज वो पे करती है, उस सिचुएशन के अंदर वैल्यू ऑफ द शेयर जो है 420 आती है। ऐसे जैसे हम 40, 60, 80 देंगे तो वैल्यू ऑफ द शेयर इंक्रीज होती जाएगी। जब हम एंड में 100% पे करते हैं, 50 का 50 ही पे कर देते हैं, उस सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ द शेयर है दैट इज 500। इसका मतलब है कि ये डिक्लाइनिंग फर्म है, यहाँ पे रिटर्न कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है। उस सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है या शेयर होल्डर्स की जो शेयर की वैल्यू है वो तब मैक्सिमम होती है जब पूरा का पूरा डिविडेंड मतलब 100% है, जब रिटेंशन 0% है। तीसरी सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है कि ये एक नॉर्मल फर्म है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% है। यहाँ पे भी मैंने 3 सिचुएशंस ली हैं, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है, 20% है, 100% है। आप देख रहे हो कि तीनों सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, जो वैल्यू ऑफ द शेयर है वो 500 है। चाहे कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, चाहे कंपनी पूरा का पूरा डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, वैल्यू ऑफ द शेयर जो है वो मतलब वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। वॉल्टर के मॉडल को भी क्रिटिसाइज किया गया है। एक तो यह है कि जैसे इसका मानना था कि इंटरनल फाइनेंसिंग होती है, ये नेसेसरी नहीं है, इंटरनल फाइनेंसिंग से भी पैसा यूज करती है और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी कर सकती है। ये नहीं है कि प्योरली जो भी इसने इन्वेस्ट करना है, जो भी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज के अंदर लगाना है, वो इंटरनल रिटेन अर्निंग से ही पैसा आएगा। उसके लिए इसको एक्सटर्नल या न्यू शेयर इशू कर सकती है, डेट का इस्तेमाल कर सकती है। और यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें जो है कांस्टेंट मानी है, जैसे हमने ये माना था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज नहीं होती, लेकिन ये फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वॉल्टर के मॉडल को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।